हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कोर प्लस। आप सब जानते हैं मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की एजुकेटर राशि मैम और हम मिलके यहाँ पे क्या करते हैं, अपने केमिस्ट्री के नए नए कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं। बच्चे, जैसे कि आप जानते हैं कि हम कर क्या रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 1 जो कि है क्लास 9th का। आखिर हमारे चैप्टर का टाइटल क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो कि है चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 6। इससे पहले हम 5 लेक्चर्स बच्चे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको किसी भी लेक्चर को देखना है तो आप हमारे स्कोर प्लस के चैनल पे जाकर हर एक लेक्चर को डिटेल में देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में आखिर हम करने क्या वाले हैं? अगर आपने बच्चे प्रीवियस लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 5 देखा है तो आप ये जानते हैं क्या कि हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं अपने क्वेश्चंस का डिस्कशन। मतलब हम कर रहे हैं अपने एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस। तो आज हम क्या करेंगे, हम अपने आगे के क्वेश्चंस, जो हमारे क्वेश्चंस बच गए थे ना लास्ट लेक्चर में, उन्हें आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो बच्चे बेसिकली देखिए, हम एक चैप्टर के अंदर जितना भी पढ़ते हैं वो हमारी नॉलेज को चेक करने के लिए आखिर एग्जाम में क्या पूछा जाने वाला है, क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो इसीलिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझें कि उस क्वेश्चन के अंदर आखिर क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है और किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। ओके बच्चे, चलो अब सबसे पहले देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पेज नंबर 6 इंटेक्स क्वेश्चन है, उससे सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन है, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई जितना भी आपने चैप्टर में पढ़ा था तो आप हमेशा यही कहते थे दैट डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना? यही सीखा था हमने। पर अगर हम बात करें किसकी बच्चे, वाटर की, तो हम जानते हैं क्या कि जो हमारा वाटर है ना, ये एग्जिस्ट करता है इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर। कौन कौन सी स्टेट्स देखी थी? हमें पता है वाटर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड फॉर्म क्या होती है? जब आप उसे क्या करते हो, जब पानी को लेके फ्रिज में बर्फ जमाते हो ना घर पे, तो वो बर्फ जो है, वो आइस जो है, वो क्या है? वो है आपकी सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है वाटर लिक्विड भी होता है। जो पानी आप पीते हो वो क्या है? वो लिक्विड है ना, वाटर की लिक्विड फॉर्म है। और वाटर गैस भी होता है। जब हम वाटर को उबालते हैं, मतलब चाय बनाने के लिए जब पानी उबालते हैं, या खाना बनाने के लिए, या फिर अपने प्यारे 2 मिनट नूडल बनाने के लिए, तो पानी आपने जरूर उबाला होगा, है ना? तब वो पानी उबलता है, तब क्या होता है? लिक्विड से बनाता है स्टीम। यानी कि वाटर की लिक्विड स्टेट से क्या कर रहा है? वाटर जा रहा है वेपर स्टेट में, गैसियस स्टेट में। ठीक है बच्चे, यानी कि वाटर तीनों स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, आप तो भाई बात करते हो किसके बारे में? डेंसिटी के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है? डेंसिटी के ऊपर हमसे डिस्कशन कर रहा है ना? तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि आखिर डेंसिटी का मतलब क्या है। जब आप बोलते हो डेंसिटी तो आपके दिमाग में क्या आता है, क्या है ये टर्म? तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं फटाफट से कि डेंसिटी क्या होती है। इट इज द मास
प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो मास है, जो कहाँ प्रेजेंट है, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में जो मास प्रेजेंट है उसे हम क्या कह देते हैं, डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, कि वो उस सब्सटेंस की डेंसिटी है। डेंसिटी जो है, हमने इसका फॉर्मूला भी देखा था, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है बच्चे, तो ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहली लाइन देखिए, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी कंपेयर टू सॉलिड। मतलब लिक्विड जो है उनकी डेंसिटी सॉलिड से कम होती है। तो हाँ होती है, ये तो हमने पढ़ा है चैप्टर में कि लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, पढ़ा था ना। तो क्यों होता है ऐसे, देखिए हमारे पास सॉलिड स्टेट है और लिक्विड स्टेट है। अब इन दोनों स्टेट्स के क्या अंदर होता है, पार्टिकल्स होते हैं ना। क्या देखा था, हर एक मैटर बना होता है टाइनी टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल्स से। तो जो सॉलिड स्टेट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे रहते हैं बच्चे, एक दूसरे के साथ चिपक के रहते हैं ना, ऐसे, सही कहा, कुछ ऐसे रहते हैं। अब इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, जो स्पेस बिटवीन पार्टिकल है वो होता है बहुत ही ज्यादा कम। स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज वेरी वेरी लेस, मतलब बहुत ही ज्यादा कम स्पेस है दो पार्टिकल्स के बीच में, कहा, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या देखा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज हाई। ये भी देखा था ना कि जो सॉलिड स्टेट हैं उनके जो दो पार्टिकल होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा प्यार होता है आपस में, इसीलिए उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो होता है बहुत हाई बच्चे। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमने देखे थे सॉलिड के बारे में। और लिक्विड में हमने क्या देखा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो ना तो बहुत ही ज्यादा दूर दूर हैं और ना ही बहुत चिपक के बैठे हैं, मतलब थोड़ा बहुत स्पेस इनके बीच में होता है। मतलब लिक्विड के केस में जो है स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज मॉडरेट, मतलब थोड़ा बहुत स्पेस होगा। दूसरा पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो मॉडरेट। ना तो दो गैसेस के पार्टिकल्स की तरह इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होता है, मतलब गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। ठीक है, वैसा नहीं होता कहाँ, लिक्विड में। लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स में जैसे बहुत ही ज्यादा प्यार होता है आपस में, तभी वो एकदम चिपक चिपक के रहते हैं, उस तरीके का बहुत ज्यादा प्यार भी नहीं है आपस में। ना तो ज्यादा दूर दूर रहेंगे लेकिन बहुत ज्यादा नजदीकियां भी इन्हें पसंद नहीं है। तो यानी कि स्पेस बिटवीन पार्टिकल भी मॉडरेट रहेगा और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो भी मॉडरेट ही रहेगा। ठीक है, तो इनकी जो बचे ये पार्टिकल्स की जो आपस की अट्रैक्शन है और जो स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका मास
पर यूनिट वॉल्यूम है वो सॉलिड के केसेस में तो ज्यादा हो जाएगा और लिक्विड के केसेस में कम हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन आएगा कि ऐसा मैम क्यों बोल रहे हो आप कि सॉलिड में तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है और लिक्विड में कम है। तो बच्चे एक एग्जांपल लीजिए, अगर आप 1 kg ऑफ अ सॉलिड लेते हो और सेम ही 1 kg ऑफ लिक्विड लेते हो, दोनों के मास को क्या करा है, बराबर लिया है। ठीक है, तो क्या होगा, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज्यादा आपस में प्यार था। तो जो पार्टिकल्स होंगे कौन से, जो 1 kg ऑफ सॉलिड में आएंगे, ये क्या करेंगे, कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, कम वॉल्यूम में ही एडजस्ट हो जाएंगे क्योंकि प्यार करते हैं एक दूसरे से। लेकिन जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं इनके अंदर उतना प्रेम भाव नहीं है, कितना नहीं है, जितना सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर है। तो ये लिक्विड के पार्टिकल्स क्या करेंगे, ये जो 1 kg के अंदर पार्टिकल्स आएंगे ये थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे एक दूसरे से। तो इसीलिए ये क्या करेंगे, ये ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। तो यानी कि क्या होगा, क्योंकि हमें क्या पता है, डेंसिटी जो है वो होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर मैं कह रही हूं दोनों का मास तो 1 kg है यानी कि बराबर है, यानी कि मास में तो कोई चेंज नहीं आने वाला। अब चेंज कहाँ आ रहा है, इनके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट में, मतलब इनके आपस में बैठने में। अगर देखो बच्चे, जैसे कि सपोज करिए एक क्लास है, ठीक है, अब अगर आपकी क्लास के सारे बच्चे एक रूम में बैठे हैं और हमने उन्हें, और अगर आप इन सब बच्चों को कहोगे कि ये इस क्लास में बैठ जाएं, तो हो सकता है कि ये आपस में चिपक चिपक के बैठ जाएंगे। कब, जब ये आपस में फ्रेंड्स होंगे, मतलब इनके बीच में प्यार ज्यादा होगा, इन पार्टिकल्स के बीच में, मतलब इन बच्चों के बीच में। तो ये क्या करेंगे, ये साथ में चिपक के बैठेंगे। ठीक है, और ऐसा चिपक के बैठने की वजह से क्या होगा, कम वॉल्यूम में ही बैठ जाएंगे, कम जगह में ही बैठ जाएंगे। पर अगर आप मिक्स कर दो अलग अलग क्लासेस के बच्चों को, तो ज्यादा फ्रेंडशिप, जैसे दूर से तो जानते हैं, अच्छा तू 5th B का है और वो 5th C का है, पर इतनी ज्यादा फ्रेंडशिप प्यार नहीं है आपस में, तो क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी दूरी मेंटेन करके ही बैठेंगे आपस में। तो क्या करेंगे, ये ले लेंगे ज्यादा क्या बच्चे, वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए यहां वॉल्यूम कम लग रहा है, कहां, सॉलिड के केस में। तो जैसे ही वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ लिक्विड के केस में वॉल्यूम ज्यादा है, तो वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से डेंसिटी क्या होगी, वो कम हो जाएगी। इसीलिए हम क्या कहेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो मास आ रहा है वो सॉलिड के अंदर ज्यादा है और लिक्विड के अंदर कम है। और हमें पता है क्या, जो ये मास पर यूनिट वॉल्यूम है यही क्या है, यही तो है हमारी डेंसिटी। ठीक है बच्चे, ये आपको पता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही तो कहते हैं डेंसिटी। तो इससे क्या पता चला, दैट डेंसिटी ऑफ सॉलिड विल बी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यही तो है हमारी फर्स्ट लाइन, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। समझ लिया, देख लिया अच्छे से कि लिक्विड की डेंसिटी होगी सॉलिड से कम। ठीक है, चलो अब आगे देखें क्या, अब आओ दूसरी स्टेटमेंट पे। बट
यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, मतलब बर्फ जो है वो पानी पे फ्लोट करती है, तैरती है। ऐसा क्यों होता है? अब सबसे पहले ये समझिए कि इस क्वेश्चन में ये जो है आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, यहां हो रहा है कंपैरिजन किसका? जो आइस है वो क्या है? सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर, और जो वाटर की बात हो रही है वो लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, अब देखो बच्चे क्या होता है, हमारा एक डेंसिटी से कॉन्सेप्ट आता है किसका? फ्लोटिंग का। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं कि हमने दो डिफरेंट सब्सटेंसेस को लिया और आपस में मिला दिया, तब हम देखते हैं कि क्या वो उसमें तैरेगा या नहीं तैरेगा। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के अगर आप बात करते हो क्या, दैट वेदर द सब्सटेंस will float in water or not। इस केस में आपको क्या करना होता है, जब भी फ्लोटिंग के बारे में बात आ रही है आपको कंपेयर करनी पड़ती है डेंसिटी। क्या करोगे आप? डेंसिटी को कंपेयर करेंगे। ठीक है, इस डेंसिटी से क्या होता है बच्चे, अगर आपका जो सब्सटेंस है, मैं ऐसे लिख देती हूं, डेंसिटी ब्रैकेट में सब्सटेंस, मतलब क्या हुआ, जो आपका गिवन सब्सटेंस है अगर उसकी डेंसिटी क्या है बच्चे, ज्यादा है, ग्रेटर देन है, किससे? डेंसिटी ऑफ वाटर से। ठीक है, जब भी सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी तब क्या होगा? इट विल सिंक। सिंक का मतलब क्या है कि डूब जाएगा। ठीक है, अगर जो आपने चीज ली है, चीज मतलब जो सब्सटेंस लिया है वाटर में डालने के लिए, अगर उस सब्सटेंस की क्या है, डेंसिटी है ज्यादा, किससे? डेंसिटी ऑफ वाटर से, तब क्या होगा कि वो पानी के अंदर डूब जाएगा। कैसे डूब जाएगा? एग्जाम्पल लीजिए, सपोज मैंने एक बीकर में लिया है पानी, अब मैंने क्या किया, इस पानी में डाली एक आयरन नेल, मतलब जो लोहे की कील होती है घर पे, वो आप इस पानी में डाल दो। क्या होगा? क्या देखोगे आप कि जो ये कील है ये पानी के अंदर डूब जाएगी, मतलब बीकर के सबसे नीचे मिलेगी। अब ऐसा हुआ क्यों? क्यों ये आयरन नेल डूब गई? बिकॉज आयरन क्या है? आयरन नेल है सॉलिड, है ना, और वाटर क्या है? ये है लिक्विड। अब हमें पता है क्या, हमने ये पता लगाया था कि डेंसिटी जो है वो सॉलिड की होती है ज्यादा और लिक्विड की होती है कम, है ना। तो यानी कि जो आयरन सॉलिड है, आयरन नेल की डेंसिटी है ज्यादा और वाटर की डेंसिटी है कम। तो यानी कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस किससे ज्यादा है? डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो वो क्या करेगा? सिंक करेगा, वो पानी के अंदर डूब जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या कहा, आइस जो है वो है सॉलिड स्टेट में और वाटर जो है वो है लिक्विड स्टेट में, राइट। अब हमें क्या पता था, हमने तो ये देखा था मैम, आपने अभी अभी बताया कि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होती है। तो यानी कि हम ये कहेंगे कि आइस की डेंसिटी जो है वाटर से ज्यादा होगी और पानी में आइस डालते ही क्या करेगी? डूब जाएगी, सिंक हो जाएगी, है ना। यही हमारा आंसर होगा। पर क्या यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, देखिए, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। लेकिन क्या होता है असल में
कि वो बर्फ जो है वो डूबने की जगह तैर जाती है पानी में। अब यहाँ आखिर हो क्या रहा है, ये जो है बच्चे, यहाँ क्या हो रहा है, हमारे दिमाग में क्या आ गया, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि ये क्या है, आखिर ये केमिस्ट्री में हो क्या रहा है। पहले बोलते हैं सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है लिक्विड से, तो यानी कि वो डूब जाएगा पानी में जाते ही। फिर बोल देते हैं कि बर्फ तो सॉलिड है लेकिन वो तो तैरेगी पानी में, डूबेगी नहीं। तो ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ठीक है, अब इस कंफ्यूजन को करते हैं दूर बच्चे और देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अब देखो, आसान शब्दों में अगर बोले, इजी वे में अगर मैं आपको बताऊं, तो ये सब चीज बेसिकली एक छोटी सी चीज की वजह से हुई। वो क्या था, वो था आपका स्ट्रक्चर ऑफ आइस। जब हमने क्या करा, जब हम लिक्विड वाटर को लेके जमाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जब लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट, पानी से जब बर्फ बन रही है, तब वो बर्फ क्या करती है, वो एक स्पेशल अरेंजमेंट में अपने पार्टिकल्स को अरेंज कर लेती है। ठीक है, उस स्पेशल अरेंजमेंट में जाके क्या होता है, जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ आइस है वो कैसा बन जाता है, उसे हम कहते हैं बच्चे केज लाइक स्ट्रक्चर। एक केज की तरह उसका स्ट्रक्चर बन जाता है। उस सिर्फ और सिर्फ उस स्पेशल स्ट्रक्चर की बनने की वजह से ही बर्फ जो है वो पानी में तैर पाती है। कैसे, आओ देखते हैं। ये है बच्चे क्या, ये हम लिखेंगे, ये हमने दिखाया है अपना स्ट्रक्चर ऑफ आइस। ठीक है, जब आपकी बर्फ बनती है तो उसके अंदर कुछ इस तरीके की पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है। अब अगर आप ये देखो तो ये एक केज की तरह लग रहा है ना। तो इसमें हो क्या रहा है, देखो हमने ये सीखा, हमने ये पढ़ा, अभी तक क्या पढ़ा, अभी तक तो हम यही पढ़ते आए थे कि जो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत चिपक चिपक के साथ में रहते हैं और उनके बीच में स्पेसेस होती हैं बहुत ही ज्यादा कम। अभी तक तो यही सब सीखा। अब क्या हुआ, इस केज स्ट्रक्चर की बनने की वजह से क्या हो गया बच्चे, ये पार्टिकल्स जो है ना वो अब चिपक चिपक के नहीं रहे, वो अब एक दूसरे से दूर दूर हैं। ये जो पार्टिकल्स दिखाए गए हैं ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये देखो जरा, इनकी स्पेशल अरेंजमेंट हुई है यहाँ पे, किनकी, वाटर के पार्टिकल्स की, जिसकी वजह से जब वो पानी से बर्फ बने, उन्होंने क्या बनाया, एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। उस केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से क्या हुआ, इसके अंदर यानी कि हम कहेंगे आइस के अंदर क्या है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ केज लाइक स्ट्रक्चर, आइस विल नाउ हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। क्या बोलेंगे, आइस के अंदर क्या है, बहुत ही सारी एम्प्टी स्पेसेस है। क्यों है ना, यहां देखिए जरा, क्या आप देख पा रहे हैं कितनी सारी एम्प्टी स्पेसेस हैं। जबकि हमने क्या पढ़ा था, हमने तो ये पढ़ा था भाई कि जो सॉलिड्स होते हैं ना उनके अंदर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल बहुत ही कम होती है, पर आइस के इस स्पेशल खास स्ट्रक्चर के बनने की वजह से यहाँ पे स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा हो गई, यानी कि एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स हैं कहाँ, आइस के अंदर। इस वजह से क्या होगा, इन एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स के आने की वजह से ये होगा बच्चे
कि जो हम बात कर रहे थे कि अगर आप इक्वल मास लोगे, मतलब आपने लिया 1 kg ऑफ आइस और आपने लिया 1 kg ऑफ वाटर, अब क्या हुआ, जो ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे किसके पार्टिकल, आइस के पार्टिकल, वो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चे, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से, क्यों वॉल्यूम बढ़ा, क्योंकि केज लाइक स्ट्रक्चर बना। केज लाइक स्ट्रक्चर बनने की वजह से क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा खाली स्पेसेस आ गई, है ना, एम्प्टी स्पेसेस इंट्रोड्यूस हो गई। अब उन खाली जगहों की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो कम जगह में आने की जगह अब क्या हो रहे हैं, वो अब थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम ले रहे हैं। ठीक है, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा, हमने तो ये देखा है दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। अब जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा, डिनोमिनेटर बढ़ा, वैसे ही क्या होगा, डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, डेंसिटी विल डिक्रीज। समझ में आ गया बच्चे, यानी कि अल्टीमेटली हमने क्या देख लिया, हमने ये कंक्लूजन निकाला, क्या निकाला, कि आइस की डेंसिटी है वाटर से कम। तो इसको लिखते हैं, पहले हमने क्या कंक्लूड किया, हमारा ये कंक्लूजन निकला ये सब पढ़ के, दैट डेंसिटी जो है, यानी कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। ठीक है, और अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले देख कर आए, इफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन वाटर, तो वो क्या करता है, पानी में जाके डूब जाता है ना। दूसरी तरफ क्या बोल सकते हैं हम, इफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज लेस देन वाटर, then it will float on water। मतलब अगर जो आपने सब्सटेंस लिया है वो कैसा है बच्चे, उसकी डेंसिटी कम है, किससे कम है, वाटर से कम है, तो वो क्या करेगा, वो डूबेगा नहीं, अब क्या करेगा, अब वो पानी के ऊपर तैरेगा, फ्लोट करेगा। फ्लोट ऑन द वाटर का मतलब कि अब ये तैरेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, तैरना। फ्लोट का क्या मतलब है, तैरना, मतलब जो सब्सटेंस हमने लिया है अब वो फ्लोट करेगा वाटर पे। तो यहीं से हमारा कंक्लूजन क्या आ गया, जो सेकंड स्टेटमेंट पूछा था, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। ठीक है, तो हमें क्या बताना था, हमें ये बताना है कि जो हमारे सॉलिड हैं उनकी डेंसिटी हमेशा लिक्विड से ज्यादा होती है, पर ड्यू टू द केज लाइक स्ट्रक्चर, किसका बना था केज लाइक स्ट्रक्चर, आइस का बना। इस स्पेशल स्ट्रक्चर के बनने की वजह से क्या हो रहा है, जो आइस का क्रिस्टल है उसके अंदर बहुत सारी एम्प्टी यानी कि खाली स्पेसेस आ गई। उन खाली स्पेसेस के आने की वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी डिक्रीज करेगी, मतलब कम हो जाएगी। अब क्योंकि बर्फ, आइस की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, तो वो अब डूबने नहीं वाली, अब वो क्या करेगी, इट विल फ्लोट ऑन वाटर, यानी कि पानी के ऊपर अब वो तैरेगी। ठीक है, तो जो मेन रीजन है जो हमें याद रखना है वो ये है कि आइस का क्या होता है बच्चे, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, केज लाइक स्ट्रक्चर। ओके, और हमें क्या याद रखना है, डेंसिटी को याद रखना है, किस तरीके से डेंसिटी को
कंपेयर करना है, वो याद रखना है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। हमने क्या देखा है, हम ये पढ़ चुके हैं बेटा कि जो हमारा टेम्परेचर होता है, इसके हमने चैप्टर के अंदर पढ़े हैं दो स्केल्स। स्केल्स का मतलब क्या है, मापना। जो माप है ना किसी चीज का, मतलब जैसे कि आप हाइट या लेंथ किस में नापते हो, आप बोलते हो मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, इंचेस में, ठीक है। वजन यानी कि वेट, वो आप कैसे मेजर करते हो, उसका स्केल होता है हमारा ग्राम्स में या फिर किलोग्राम्स में। उसी तरीके से हमें देखना है कि जो हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं उसके स्केल क्या है, मतलब जो टेम्परेचर है उसकी क्या क्या यूनिट है, किस यूनिट में आपने इसे मेजर करना है। तो जो मोस्ट कॉमन यूनिट है जो हम यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं डिग्री सेल्सियस। ऐसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है, डिग्री सेल्सियस। दूसरी तरफ क्या है हमारा बच्चे, केल्विन स्केल है। जो केल्विन स्केल है इसको हम कहते हैं SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब SI यूनिट क्यों कहते हैं, SI का मतलब क्या है, तो SI का मतलब है बच्चे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, मतलब वो यूनिट जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज की जाती है, सबके लिए एक बराबर है, ठीक है। तो SI यूनिट है केल्विन, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं कि ये दोनों क्या हैं, हमारे टेम्परेचर के स्केल हैं। तो ऐसा हो सकता है कहीं पे टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में मिले और कहीं पे आपको केल्विन में मिले, ठीक है। या कहीं ऐसा कोई क्वेश्चन इन फ्यूचर आपके पास अराइव हो सकता है जिसमें क्या होगा, जिसमें डिग्री सेल्सियस में आपको टेम्परेचर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन होगा ना बच्चे, वो सवाल के अंदर जो है आपको यूज कहाँ करना होगा, यूज करना होगा आपको केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर मान लो आपको केल्विन स्केल में टेम्परेचर दे दे और आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर चाहिए हो, है ना, तो कैसे करेंगे, वहां तो हम फंस जाएंगे, हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, कन्वर्जन फैक्टर। क्या कहते हैं हम बच्चे, हमें चाहिए होता है कन्वर्जन फैक्टर। अब कन्वर्जन फैक्टर का मतलब क्या, मतलब एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसी चीज जिससे हम कभी भी या फिर कहीं भी क्या कर सके, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल डालें या फिर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदल डालें, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 273.15 केल्विन के, ठीक है बच्चे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में रखनी है, 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है, 273.15 केल्विन के। अब क्या है, जो ये 15 है, 0.15, ये हम सोचते हैं कि एक बहुत ही माइन्यूट सा फैक्टर है, मतलब बहुत हल्का सा फैक्टर है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली हम क्या बोल देते हैं बच्चे कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, ये किसके बराबर है, ये होगा 273 केल्विन के बराबर। तो यानी कि हमें पता चल गया कि 0 डिग्री होता है 273 केल्विन के इक्वल। अब हम इसको यूज करके, मतलब इस चीज को हम इस्तेमाल करेंगे और क्या करेंगे, टेम्परेचर को कन्वर्ट कर डालेंगे। अगर डिग्री सेल्सियस दिया है तो केल्विन में ले आएंगे, अगर केल्विन दिया है तो उसे डिग्री सेल्सियस में भी ले आएंगे, ठीक है। इसके लिए एक देखो, आप ऐसे लिख सकते हो कि जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर होगा वो किसके इक्वल होगा,
एक मिनट, ये ऐसे लिखते हो बच्चे आप कि जो केल्विन टेम्परेचर होगा वो होगा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 273, ठीक है। या फिर देखो ये एक कन्वर्जन हो गया, ये आप याद रख सकते हो। इसको कब यूज करेंगे, अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है ना तो उसे यहां पे रख दो और आपका केल्विन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा एक और देखते हैं, एक और क्या, वो ये कि सपोज आपको केल्विन में टेम्परेचर दिया है, ठीक है। वो ये बच्चे कि जैसे इस क्वेश्चन में केल्विन में टेम्परेचर गिवन है और हमसे पूछ रहा है उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप क्या करोगे, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर केल्विन माइनस 273, ठीक है। ये दोनों जो आपके बच्चे फॉर्मूले हैं ये दोनों ही आप यूज कर सकते हो, किस लिए, टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए। अगर डिग्री सेल्सियस में दी गई है वैल्यू तो उसमें क्या कर दो, प्लस 273 कर दो, तो वो केल्विन स्केल में चला जाएगा। और अगर केल्विन स्केल में दी है तो उसमें से 273 माइनस कर दो तो वो डिग्री सेल्सियस में चला जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसने हमें दिया है 300 केल्विन, यानी कि क्या किया है, टेम्परेचर दिया गया है केल्विन स्केल में और हमसे वैल्यू पूछी है सेल्सियस स्केल में, ठीक है। तो करते हैं इसको कन्वर्ट। अब देखो यहां पे दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताओ, क्योंकि केल्विन में वैल्यू दी है और आपको चाहिए डिग्री सेल्सियस में, तो ये वाला यूज करो, यानी कि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, जो केल्विन में दिया गया है उसमें से 273 माइनस कर देंगे, हमें दिया है 300 केल्विन माइनस 273, तो हमारे पास आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चे। ये हमने क्या किया, डिग्री सेल्सियस से सॉरी ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारा 300 केल्विन टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं, एक और पार्ट है इसका, देखिए बी पार्ट, 573 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो लिखते हैं क्या, जो हमने फॉर्मूला देखा, जब भी डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो केल्विन टेम्परेचर में से माइनस कर दो 273, राइट। अब लिखो वैल्यू कितनी है, 573 केल्विन, उसमें से 273 माइनस होगा तो आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 573 केल्विन किसके इक्वल होगा, 300 डिग्री सेल्सियस के, ठीक है। तो ये हमने क्या समझ लिया, जो टेम्परेचर स्केल है किसमें है, डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में, तो इनको आपस में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, ठीक है। अगर मानो आपको डिग्री सेल्सियस से कहां जाना है, केल्विन में जाना है, या फिर केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है, तो आप क्या करोगे, आप फॉर्मूले, जो दो फॉर्मूले मैंने बताए उनमें से देखोगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। पूछ क्या रहा है, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर के बारे में, किसके बारे में पूछ रहा है, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर के बारे में। तो आप क्या जानते हो, आप तो ये ऑलरेडी जानते हो क्या बच्चे कि फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर कितनी होती है, 3 स्टेट्स, और वो क्या क्या है, वो है
सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। ठीक है, सॉलिड कौन सी स्टेट होती है? बर्फ, आइस कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। तो यहां लिख देते हैं आइस है सॉलिड स्टेट में, और जो वाटर, जो पानी हम पीते हैं घर पे, वो है लिक्विड स्टेट में। और जो खाना बनाते समय स्टीम यानी कि भाप बनती है, वो क्या है? वो है वाटर की गैसियस स्टेट। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या कि जो वाटर है वो सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है? सॉलिड से अगर लिक्विड जाते हैं तो इसे हम कहते हैं प्रोसेस को मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। दो नाम है ना इसके। अगर आप स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर दो, कहां से कहां? सॉलिड से लिक्विड में, तो हम क्या कहते हैं? कौन सी प्रोसेस हुई है? मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। ठीक है, और दूसरा क्या है? अगर आप लिक्विड से गैस में जाते हो तो हम कहते हैं वेपराइजेशन हुआ है या फिर बॉइलिंग हुई है। ठीक है, ये दोनों टर्म यूज करते हैं। अब हमें एक और चीज ध्यान में आ रही है, वो क्या? वो ये कि हमने वाटर के बारे में कुछ दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी चैप्टर के अंदर, याद है या भूल गए? हमने क्या पढ़े थे? हमने दो इंपॉर्टेंट टेम्परेचर पढ़े थे ना, जहां पे मैम ने क्या बोला था? मैम ने ये कहा था कि इन दोनों टेम्परेचर्स को अच्छे से अपनी मेमोरी में फिट कर लो, अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि बच्चे हमेशा लाइफ लॉन्ग ये दो जो टेम्परेचर्स हैं वाटर के, ये कहीं ना कहीं हर जगह पूछे ही जाते हैं या फिर यूज तो जरूर किए जाते हैं। तो वो क्या थी बातें? अगर आप भूल गए हो तो दोबारा मैं आपको याद दिला दूं। हमने देखा था फर्स्ट टेम्परेचर, उसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब क्या है? समझा था चैप्टर में, इतनी जल्दी भूल गए? चलो दोबारा देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? मतलब ये है बच्चे कि वो टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के स्केल पे वो एक पॉइंट जहां पे आके क्या होगा, आपका सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। किसी भी सब्सटेंस का हो सकता है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, या किसी भी और सब्सटेंस के अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। पर हमने क्या पढ़ा था चैप्टर में? हमने पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वो कितना था? वो था 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन पढ़ा था, राइट। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो कि कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन था। अब यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे ये हो रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट में तो मेल्टिंग की प्रोसेस हो रही है, लिक्विड सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में बदल रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा है? लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में बदल रहा है। ठीक है बच्चे, ये दो हमने देखे थे इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। यहां से क्या पता चला? जब भी 100 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, तब आप क्या कहोगे? सॉरी, यहां से देखोगे क्या कि जब भी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर पे क्या होगा? उस टेम्परेचर पे
सॉलिड, अगर एग्जांपल लेते हैं वाटर का, क्योंकि वाटर के बारे में ही क्वेश्चन आया है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, बर्फ पिघलना शुरू कर देगी और पिघल कर क्या बनाएगी, लिक्विड वाटर बनाएगी। ठीक है बच्चे, यानी कि अगर आप बात करो इस टेम्परेचर की 0 डिग्री सेल्सियस की, तो उससे जितना भी लोअर टेम्परेचर होगा, यानी कि -4, -10, -100 डिग्री सेल्सियस में भी, तो ये सारे टेम्परेचर पे वाटर क्या रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा एज आइस। ठीक है, पर 0 डिग्री पे क्या शुरू हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो बर्फ पिघल कर बनाने लगेगी वाटर, पानी। सॉलिड से कहाँ जा रहा है, अब लिक्विड स्टेट में जा रहा है। अब जैसे ही सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो 0 डिग्री पे क्या है, दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। मतलब कुछ अमाउंट ऐसा होगा वाटर का जो बर्फ होगा, और कुछ ऐसा भी तो होगा जो पिघलकर पानी बना चुका होगा, है ना। पर जब आप 0 डिग्री से आ जाओगे ऊपर 10 डिग्री 20 डिग्री, ठीक है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वहां क्या है, वहां तो सिर्फ लिक्विड ही लिक्विड होगा, यानी कि फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर अबव अगर 0 डिग्री बोलोगे वहां लिक्विड होगा। फिर आप क्या करोगे, और टेम्परेचर बढ़ाओ 50 डिग्री 60 डिग्री, अल्टीमेटली 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप पहुंच गए 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आपने ये पढ़ा है और आपको याद भी है क्या, दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहीं से आप क्या बोल दोगे कि इस टेम्परेचर पे जो पानी है वो भाप बनानी शुरू कर देगा, लिक्विड से स्टीम बनने लग जाएगी, यानी कि जो 100 डिग्री होगा यहाँ पे लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर तो एग्जिस्ट करेगी और साथ साथ में गैसियस स्टेट ऑफ वाटर भी एग्जिस्ट करेगी, यानी कि लिक्विड भी होगा और स्टीम वाटर भी होगा, कहाँ, 100 डिग्री पे। ठीक है, अब टेम्परेचर को हम और बढ़ाएंगे, 100 डिग्री से चले गए 150 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि 100 डिग्री पे क्या हो रहा है, जितनी भी बर्फ थी वो 100 डिग्री पे क्या होगा बच्चे, जितनी भी लिक्विड वाटर है वो पूरा स्टीम बना देगा। तो जब आप इसके ऊपर जाओगे, मतलब आपने टेम्परेचर करा अबव 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ स्टीम मिलेगी, आपको सिर्फ वाटर वेपर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारा हमने क्या देखा कि जो फिजिकल स्टेट है किसकी, वाटर की, वो चेंज कैसे की जाती हैं, ठीक है, और किस टेम्परेचर पे क्या स्टेट रहेगी। तो अब हम फटाफट से क्या देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन ने किस टेम्परेचर पे पूछा है। क्वेश्चन ने पूछा है 250 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या पूछा है, 250 डिग्री सेल्सियस पे कौन सी फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या आया बच्चे, हमने देखा दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब हुआ कि जो आपका लिक्विड, जो आपका बच्चे लिक्विड वाटर है और गैसियस वाटर है, इसका कन्वर्जन हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि वो क्या है, वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पूरा का पूरा लिक्विड स्टेट से वाटर आ जाएगा गैसियस स्टेट में, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं कौन से टेम्परेचर पे, 250 डिग्री पे, तो वो तो इस 100 डिग्री से क्या है, अबव है, मतलब ऊपर है। तो इस टेम्परेचर पे क्या एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट ऑफ वाटर एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो क्या, दैट
अबव 100 डिग्री क्या होता है? ओनली गैसियस स्टेट ऑफ वाटर एग्जिस्ट। ठीक है, तो यानी कि क्या बोल देंगे? एट 250 डिग्री वाटर इज इन गैसियस स्टेट। ठीक है बच्चे, ये हमने देख लिया कहाँ? 250 डिग्री सेल्सियस पे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कहाँ? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं 100 डिग्री पे क्या होता है। आप बोलोगे 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट पे ये होगा कि जो लिक्विड वाटर है और जो आपका गैसियस स्टेट में वाटर है, इसका क्या होगा? 100 डिग्री पे कन्वर्जन स्टार्ट होता है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे आके पानी जो है वो भाप बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, अब जो 100 डिग्री सेल्सियस होगा बच्चे, इसमें कुछ पानी तो ऐसा होगा जो लिक्विड के रूप में प्रेजेंट होगा और कुछ अमाउंट ऐसा भी पानी का होगा जो कि हीट होके, गर्म होके स्टीम या फिर भाप में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो यानी कि हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे एट 100 डिग्री सेल्सियस बोथ, यानी कि दोनों ही स्टेट एग्जिस्ट करेंगी। तो हम लिखेंगे एट 100 डिग्री बोथ लिक्विड as well as gaseous state of water coexist। ठीक है बच्चे, इसका मतलब क्या हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड और साथ में गैसियस स्टेट दोनों ही साथ में एग्जिस्ट करेंगी। किस केस में? वाटर के केस में। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। मतलब ये क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि जब भी स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है, हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, इस इंटर कन्वर्जन में हमने क्या देखा है कि सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से गैसियस बन सकता है। ठीक है, एक और चीज हमने क्या देखी थी कि वो टेम्परेचर यानी कि वो स्टेट जब क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड बन रहा होता है, या फिर दूसरा एग्जाम्पल भी देखा था, लिक्विड से गैस बन रहा होता है। मतलब क्या हो रहा होता है वहां पे? चेंज ऑफ स्टेट। ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट के तहत, मतलब जब हो रही है चेंज ऑफ स्टेट, तब जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब ना तो वो बढ़ता है ना ही वो कम होता है। वो हमें कैसे दिखता है कि भाई ये तो एक जगह अटक ही गया है। जैसे कभी कभार घड़ी की सुई अटक जाती है ना, एक ही टाइम पे अटक जाती है, ना हमें लगता है बढ़ रही है ना ही घट रही है। इसी तरीके से हमने बहुत प्यारा एग्जाम्पल डिस्कस किया था। कब? अपने लेक्चर में। अगर याद हो या नहीं भी हो, चलो एक बारी दोबारा आपको दिखा देते हैं, याद दिला देते हैं। हमने बच्चे क्या किया था? एक बीकर लिया था, बीकर के अंदर हमने भरी थी क्या? आइस क्यूब।
ठीक है, इसके अंदर आइस क्यूब ले ली। अब ये मत देखने लग जाना कि मैम की ड्राइंग कितनी गंदी है, ठीक है, आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या करा था बच्चे, एक थर्मोमीटर भी लगाया था। क्या लगाया था, एक थर्मोमीटर। थर्मामीटर पता है ना किस लिए यूज होता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है। साथ में क्या करा था, हाँ इसके नीचे एक स्टैंड तो ऑब्वियसली होगा, बीकर हवा में तो रखा नहीं जाएगा। और हमने आग लगाई थी, क्या किया था, हीट किया था बर्नर से। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया था, जैसे ही हमने बर्फ ली, फिर हमने ना साइड में टेम्परेचर नोट कर लिया। सपोज अभी -10 डिग्री पे है, ये हमने नोट करा। फिर हमने हीट दी, आग जलाई, फिर हमने देखा अच्छा टेम्परेचर क्या हो गया, अच्छा थोड़ी देर बाद -5 हो गया, चलो ठीक है। थोड़ी सी देर के बाद दोबारा देखा, ऐसे ही हर एक मिनट पे टेम्परेचर नोट करते गए। अच्छा -4 हो गया, चलो -3, -1 हो गया, थोड़ी देर बाद 0 हो गया। अच्छा भाई ठीक है 0 हो गया। अब जब हमने क्या देखा बच्चे, 0 हो गया, ठीक है 0 डिग्री पे आ गया टेम्परेचर। फिर हमने ये देखा था कि अरे नेक्स्ट जो मिनट हुआ उसमें 0 से 1 डिग्री क्यों नहीं हुआ। फिर उसके एक और मिनट बाद देखा, तब भी 0 था। फिर एक और मिनट बाद देखा, तब भी 0 था। तब जाके क्या हुआ, हमें हुई बहुत ही ज्यादा हैरानी। हमने सोचा कि आखिर ये हो क्या रहा है, हम तो भाई इतनी सारी हीट दे रहे हैं, हमने तो आग लगाई है, लेकिन तापमान क्यों नहीं बढ़ रहा। इतनी ज्यादा हीट एनर्जी दी, पर फिर भी थर्मामीटर का टेम्परेचर वहीं का वहीं अटका है। तब एक बारी को दिमाग में क्या आया, पक्का ये थर्मामीटर खराब है, तभी तो एक टेम्परेचर पे ही अटक गया, इसके ऊपर क्यों नहीं बढ़ रहा टेम्परेचर, खराब है पक्का, दूसरा लगा के देखते हैं चलो। फिर क्या हुआ बच्चे, दूसरा लगा के भी देखा, तब भी ऐसा ही हुआ। अब हमने सोचा सारे के सारे थर्मामीटर तो खराब हो नहीं सकते, इसका मतलब यही कुछ चल रहा है, सारा का सारा घोटाला झोल जो है ना, वो यहाँ इस बर्फ के अंदर ही कुछ ना कुछ चल रहा है, तभी ऐसा हो रहा है। तब हम क्या देखते हैं बच्चे, ये रहा क्या, कांस्टेंट था, ठीक है। बहुत टाइम के बाद जब बर्फ पिघल जाएगी, पूरा क्या हुआ, बर्फ से पूरी की पूरी पानी बन गई, लिक्विड वाटर बन गया। उसके बाद जाके टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, उसके बाद वो 1, 10, 20 डिग्री ऐसे करके फिर बढ़ा, ठीक है। तो यहां से हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा, वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, वो कॉन्सेप्ट कहलाता है लेटेंट हीट, ठीक है। अब लेटेंट का मतलब क्या था, पढ़ तो चुके हैं हम कि लेटेंट का मतलब होता है हिडन, यानी कि छुपी हुई। मतलब कुछ तो बर्फ के अंदर ऐसा घोटाला चल रहा है, ऐसा झोल चल रहा है कि क्या हो रहा है, कुछ हीट को इसने अपने अंदर छुपा लिया है, जिससे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। तो असल में क्या होता है बच्चे, जो ये लेटेंट हीट होती है, ये किस लिए यूज होती है, ये यूज होती है चेंज ऑफ स्टेट के लिए, ठीक है। अब चेंज ऑफ स्टेट में क्या हो रहा है, देखिए अगर आप ध्यान से देखो बच्चे, तो पार्टिकल्स लेवल पे आ जाओ, ठीक है। मतलब जो आपको बर्फ दिख रही है, उसको ऐसे मत सोचो कि वो बर्फ है, ये सोचो कि उसके अंदर बहुत ही सारे क्या हैं, पार्टिकल्स हैं, ठीक है। वैसे ही पानी को भी सोचो कि उसके अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ओके। अब आपको क्या देखना है, आपको ये सोचना है कि जब ये पार्टिकल लेवल पे हम जाएंगे और क्या करेंगे, सॉलिड से लिक्विड वाटर बनाएंगे, तब वहां पे क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा बताओ। सॉलिड के अंदर आप देख चुके हो, पार्टिकल्स बहुत कसकी एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए हैं, है ना, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे को,
हाथ छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे का, लेकिन लिक्विड में थोड़ा थोड़ा सा दूर रहते हैं, है ना। और गैसेस में तो बहुत ही दूर रहते हैं। सारे के सारे कोविड गाइडलाइंस को गैसेस पार्टिकल नहीं फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसेस तगड़ी चलती है वहां पे, ठीक है। तो क्या होता है, जब स्टेट चेंज करनी है, अगर सॉलिड से लिक्विड में जाना है, तो ये जो दो पार्टिकल का प्यार है इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, है ना। तभी तो दूर दूर होंगे, तभी तो लिक्विड में आएंगे, है ना। तो ऐसा करने के लिए ही क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। अगर दो दोस्त एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ रहे और बोल रहे हैं हमारे बीच में बहुत प्यार है, हम नहीं छोड़ेंगे, तब आप क्या करोगे, आग लगा दो। जैसे ही आग लगेगी अपने आप हाथ छूट जाएगा, अपने आप ही प्यार गायब हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं बच्चे, तब क्या होगा, जैसे ही आपकी स्टेट चेंज होनी स्टार्ट होगी, यानी कि जिस टेम्परेचर पे जाकर सॉलिड लिक्विड में बदलेगा, या फिर जिस टेम्परेचर पे जाकर लिक्विड गैसियस स्टेट में बदलेगा, वहां उस टेम्परेचर पे होगा ये कि थोड़े टाइम के लिए टेम्परेचर जो है आपका वो कांस्टेंट हो जाएगा। अब आप तो हीट दे रहे हो, आपने आग लगा रखी है, आप कहोगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों है, वो है बच्चे किस लिए, वो है लेटेंट हीट की वजह से। यानी कि जो छुपी हुई हीट है वो कहाँ जाती है, वो जाती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, ठीक है। टू ब्रेक लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो लेटेंट हीट है यानी कि छुपी हुई हीट है, ये कहां पे यूज में आएगी, टू ब्रेक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। यानी कि हमने क्या देखा, क्वेश्चन ने पूछा फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जब आप चेंज ऑफ स्टेट करोगे तब टेम्परेचर कांस्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो भी हीट एनर्जी आप दोगे वो यूज हो जाएगी कहाँ, वो एज अ लेटेंट हीट यूज होगी आपके चेंज ऑफ स्टेट में। यानी कि आपके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसको तोड़ने के लिए वो सारी की सारी हीट एनर्जी यूज हो जाएगी, इस्तेमाल हो जाएगी। देखिए, तो आप क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो आप ये बोल सकते हो बच्चे, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट क्या हो रहा है, द हीट गिवन is used up to break forces of attraction between particles, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, जब आप स्टेट को चेंज कर रहे हो उस टाइम पे द हीट गिवन इज यूज्ड अप टू ब्रेक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जब दो बहुत ज्यादा प्यार करने वाले दोस्तों के बीच में आग लगा दी जाए तो वो बच्चे अलग अलग अल्टीमेटली हो ही जाएंगे, दूर हो ही जाएंगे। तो ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट द हीट गिवन इज यूज्ड अप टू ब्रेक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ओके। और इसे हम क्या कहते हैं, दिस हीट इज नोन एज लेटेंट हीट,
ठीक है बच्चे, लेटेंट हीट हमारे पास देखिए दो टर्म्स होती हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है हमारे पास, और दूसरी हमारे पास होती है क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होती है। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हुआ, जब आप फ्यूजन करा रहे हो, फ्यूजन कौन सी प्रोसेस थी, सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हो, उस समय में जो हीट की एनर्जी है जो कहाँ यूज होगी, जो सॉलिड के पार्टिकल्स के जो बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक यानी कि तोड़ने के लिए यूज होगी, उस हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दूसरी तरफ जब आप बच्चे लिक्विड को कन्वर्ट करोगे किस में, गैसियस स्टेट में, ठीक है, इस समय पे जो हीट एनर्जी लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ब्रेक करेगी, तोड़ने के लिए यूज होगी, उसे हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। अब देखिए हमें क्या करना है, गैस से लिक्विड स्टेट में चेंज करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, गैस से लिक्विड बनाना है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चे, कंडेंसेशन। ठीक है, हमें क्या करानी है, कंडेंसेशन की प्रोसेस करानी है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप कोई एक मेथड बता दो, मतलब एक रास्ता बता दो जिससे ऐसा कर सकें। तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे बाय अप्लाइंग प्रेशर। प्रेशर लगाने से क्या होगा आखिर, ये भी तो समझना पड़ेगा। तो आओ समझते हैं। देखिए बच्चे, सपोज आपने लिए गैस के पार्टिकल्स, इनके ऊपर लगाया पिस्टन से प्रेशर। प्रेशर लगाना मतलब आप इन्हें दबा रहे हो। ठीक है, तब क्या होगा, आपको पता है क्या, दो पॉइंट बच्चे यहां लिख रही हूं। एक तो आपको ये पता है दैट स्पेसेस बिटवीन गैस पार्टिकल्स इज हाई। इसका मतलब जो गैस के पार्टिकल्स हैं बहुत दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से, इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप है, जगह है, स्पेस है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमें क्या पता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स इज वीक। ठीक है, दो जो पार्टिकल्स है ना उनके बीच में ज्यादा प्यार नहीं है, बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए ही तो वो दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से। तो इसीलिए क्या होगा, देखो ये दो पॉइंट हैं। अब अगर आपको कहां से कहां जाना है, गैस से लिक्विड पे जाना है, मतलब गैस को कन्वर्ट कर देना है लिक्विड स्टेट पे, उस समय आपको करना क्या होगा, करना ये पड़ेगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना दो पार्टिकल के, क्योंकि गैसेस में तो वो बहुत ही कम होते हैं, मतलब एक दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं रखते, एक दूसरे से दूर दूर रहना पसंद करते हैं। कौन, गैसेस के पार्टिकल। पर दूसरी तरफ क्या है, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉडरेट, मतलब थोड़ा बहुत तो दूरी उनमें कम होती है, थोड़ा बहुत प्यार होता है, हल्का फुल्का ही सही। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स गैस में होता है बहुत ही हाई, बहुत दूर दूर रहते हैं सभी पार्टिकल्स एक दूसरे से। लेकिन लिक्विड में स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स बहुत ज्यादा नहीं होता, वो थोड़ा पास पास रहते हैं। तो अगर हमें क्या करना है, अगर हमें
गैस को चेंज करके लिक्विड स्टेट में लाना है, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम ये कर सकते हैं कि पार्टिकल्स को पास ले आओ। ठीक है, जो पार्टिकल्स दूर दूर बिखरे पड़े हैं उन्हें अगर आप पास ले आओ तो वो क्या करेंगे, वो लिक्विड में गैस को चेंज कर देंगे। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, देखो जब ये प्रेशर लगेगा तब ये जो पार्टिकल्स हैं दूर, ये पास आ जाएंगे। जैसे ही प्रेशर लगने की वजह से ना ये पार्टिकल्स पास आ जाएंगे, वैसे ही क्या होगा, इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये सॉलिड से कहां चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा और क्या होगा, गैसियस स्टेट से आपका लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, गैस को कंप्रेस करके यानी कि उसके ऊपर प्रेशर लगा के गैस के सभी पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास पास लाके उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज करा सकते हो, जिससे कि क्या होगा, गैसियस जो स्टेट है वो कंडेंसेशन की प्रोसेस के थ्रू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे और चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको हमारे किसी भी लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमारी स्कोर प्लस की ऐप पे जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हो।